Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to study poem number 8 Ozymandias by P.B. Shelley. P.B. Shelley जो कि एक अजीम रोमांटिक पोइट थे, उनकी पोइट्री के अंदर हमें फैक्ट्स और रीज़न की जगह एक्सप्रेशंस मिलते हैं। उन्होंने बहुत सारी उम्दा पोएम्स लिखी हैं जिसमें काबिल ज़िक्र टू अ स्काई लार्क एंड ओड टू द वेस्ट विंड शामिल हैं। उनकी पोइट्री के अंदर हमें रोमांटिक एज की एक लुक नज़र आती है। वो अपने इराक के अपनी एज के अजीम पोइट्स वर्ड्सवर्थ और कीट्स की तरह एक रेवोल्यूशनरी पोइट थे। उन्होंने पोइट्री के अंदर एक नया ट्रेंड लाया, लेकिन ये अजीम पोइट सिर्फ 30 साल की उम्र में समंदर में सफ़र करते हुए डूब गए। पी.बी. शैली की ये पोएम एक्चुअली एक सोनेट है, और सोनेट एक ऐसी पोएम को कहा जाता है जो कि 14 लाइन्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। इन 14 लाइन में से पहली जो 8 लाइन्स होती हैं उनको ऑक्टेव, और जो लास्ट वाली 6 लाइन्स होती हैं उनको सेस्टेट कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ कि इसी सेम टाइटल के साथ ओzymandias के साथ एक और पोएम भी मौजूद है जो कि किसी एक और राइटर की लिखी गई है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? एक्चुअली 1817 के अंदर पी.बी. शैली ने अपने एक दोस्त होरेस स्मिथ के साथ एक पोइट्री का एक कंपटीशन किया, और दोनों ने एक ही टाइटल के साथ पोएम लिखी जो कि अभी भी मौजूद है। स्टूडेंट्स, ये पोएम हमें दर्स देती है कि ये दुनिया आर्जी है। इस दुनिया के अंदर बड़ी जाहो जलाल वाले बड़े अजीम लोग और बादशाह गुजरे हैं। उन्होंने दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की है, उन्होंने अपना जाहो जलाल बरकरार रखा है, लेकिन आज वो फना हो चुके हैं। ये दुनिया आर्जी है, एक दिन सब ने इस दुनिया से चले जाना है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस पोएम को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये पोएम पी.बी. शैली ने ब्रिटिश म्यूज़ियम की एक अनाउंसमेंट से इंस्पायर होकर लिखी। हुआ कुछ ऐसे कि 1817 के अंदर ब्रिटिश म्यूज़ियम ने ये अनाउंसमेंट की कि वो एक नया मुजस्मा नस्ब करने जा रहे हैं। ये मुजस्मा एक्चुअली मिस्र के एक अजीम बादशाह रामसेस II का था। तो पी.बी. शैली ने इससे इंस्पायर हो के उस अजीम बादशाह रामसेस II, जिसका नाम उसी मुजस्मे के नीचे ओzymandias लिखा हुआ था, उस ओzymandias से मुतासर होके ये पोएम उन्होंने लिखी। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द पोएम Ozymandias. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip, a sneer of cold command, tell that its sculptor well those passions wrecked which yet survive, stamped on these lifeless things. The hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty in despair. Nothing besides remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. स्टूडेंट्स, अगर हम इस पोएम की राइमिंग स्कीम के बारे में बात करें कि ये पोएम किस पैटर्न को फॉलो कर रही है या किस पैटर्न के मुताबिक लिखी गई है, तो हम देखते हैं कि पी.बी. शैली ने इस पोएम के अंदर एक ग्रेट इटालियन पोएट पेट्रार्च और दूसरी तरफ एक ग्रेट इंग्लिश पोएट शेक्सपियर की सोनेट्स का जो पैटर्न था
उसका एक अजीब सा मिक्सचर बनाया है। ना तो पीबी शैली की ये सोनेट फुली पेट्रार्च को फॉलो कर रही है और ना फुली शेक्सपियर को फॉलो कर रही है। आए देखते हैं कि इसका जो पैटर्न है वो किस तरह का है। इसका पैटर्न ऐसे स्टार्ट होता है, ए बी ए बी, ए सी डी सी, ई डी ई, एफ ई एफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस पैटर्न को मुख्तलिफ कलर से शो किया है। जैसे कि पैटर्न नंबर 1 को अगर आप देखें, फर्स्ट लाइन में लैंड, सैंड, इसी तरह दूसरी लाइन में जब आप आते हैं तो आप स्टोन को देखते हैं, आप फ्रोन को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैंने आपके लिए फर्स्ट 8 लाइन्स के बारे में कहा था कि उसको ऑक्टेव कहा जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने आपके सामने शो किया है कि सोनेट की जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं उनको ऑक्टेव कहा जाता है और जो लास्ट वाली 6 लाइन्स होती हैं उनको सेस्टेट कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे बोर नहीं हो रहे होंगे। चलें आए हम देखते हैं कि इस पोएम के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मीनिंग क्या हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है एंटीक, जिसके मीनिंग होते हैं एंशेंट। दूसरे नंबर पे जी संक मीन्स बरीड, विसेज मीन्स फेस, फ्राउन एंग्री लुक, sneer scorn, cold cruel, sculptor idol maker, passions emotions, survive remain, mock copy, mighty powerful, despair lose heart, decay broken, colossal gigantic, bare barren, stretch extend। डियर स्टूडेंट्स, आप के पेपर के अंदर एक स्टेंजा आता है जिसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो चलें हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है और हमने रेफरेंस कैसे लिखना है और कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है और उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस को देखते हैं और इसी पॉइंट को देखते हैं। तो हम सबसे पहले रेफरेंस का वर्ड लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओज़िमेंडियस बाय पीबी शेली। इसमें कोशिश करें कि ये जो पोएम का नेम है इसका जो पहला वर्ड होता है आप उसको कैपिटल लिखें और उसके इर्द गिर्द कोटेशन मार्क्स डालें और उसके बाद जाके लिखें कि ये किस पोएट ने पोएम लिखी है। आप जब तक इस पोएम की रीडिंग नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि पेपर के अंदर स्टेंजा किस पोएम से आया है। इसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट की तरफ आते हैं। सो यू हैव टू लिसन दिस कॉन्टेक्स्ट केयरफुली। In this poem, the poet says that everything of this world is mortal. The speaker of the poem meets a traveler who came from an ancient land. The traveler told the speaker that he saw a statue of King Ozymandias in the desert. The statue was broken into pieces and the name of the king was written on the pedestal of the statue. My name is Ozymandias, King of Kings. Ozymandias thought that he is king of kings, but here we see that even his statue is broken into pieces and lying alone in the desert. Dear students, आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता चलूँ कि ये
स्टैचू इस वक्त भी ब्रिटिश म्यूज़ियम में मौजूद है, और आप में से अगर किसी को ब्रिटिश म्यूज़ियम जाने का मौका मिले तो इस स्टैचू को ज़रूर देखें, और वहाँ पे जाके एक मेरे लिए भी एक विज़िट वीज़ा भेजें ताकि मैं भी ब्रिटिश म्यूज़ियम जाके इस स्टैचू को देख सकूं। तो आए अब हम पोएम की एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा में या पहली 4 लाइंस में पोएट क्या कहते हैं। I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk a shattered visage lies whose fawn. In these lines, the poet says that he met a traveler who came from an ancient land. The traveler told the speaker that he saw a statue of a king. That statue belongs to Ozymandias, the great king of Egypt. After that, near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies whose frown. In this line, the poet says, the two vast legs of stone were standing there without trunk. The face of the statue was half sunk in the sand and lying near the legs. The face was worn out, but arrogance of the king, which was still present on the face of the statue, whose frown and wrinkled lip, a sneer of cold command, tell that its sculptor well those passions that which yet survive. Stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. In these lines, the poet talks about the condition of the face of the statue. There was a frown on the statue and its lips were wrinkled now. The expression shows that the sculptor understood the emotions of the king. He carved the emotions forever on the stone. In making the face, the sculptor's skilled hands mocked up a perfect recreation of those feelings and the heart that fed those feelings. इन लाइन में एक्चुअली पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो स्टैचू मिला था उसका जो फेस आधा रेत के अंदर दफन हुआ था, उसके जो लिप्स हैं वो फटे हुए थे और उसके माथे पे अभी भी फ्रॉम थी, तेवरी थी, और उसके फेस के ऊपर से अभी तक वो बादशाह का तकब्बर और गुरूर जो है वो नज़र आ रहा था। और इसके अलावा यहाँ पे पोइट अप्रिशिएट करते हैं उस स्कल्प्टर को या इस मुजस्मा साज को जिसने इस किंग ओzymandias का स्टैचू बनाया था। वो कहते हैं कि ये जो मुजस्मा साज था उसने बिल्कुल उसके किंग के एक्सप्रेशंस को पढ़ा हुआ था और उन्हीं एक्सप्रेशंस को उसने जाके अभी इस पत्थर के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और बिल्कुल उसकी अच्छे तरीके से रिक्रिएशन की है। डियर स्टूडेंट्स, आपने घबराना नहीं है, लेकिन अगर आपका फिर भी दिल करता है तो आप थोड़ा सा घबरा सकते हैं। दूसरी तरफ यह है कि पोएम तो मैंने आज ख़त्म करनी है और उम्मीद करता हूँ कि आप बोर होने के साथ साथ थोड़ा एंजॉय भी कर रहे होंगे। चलें अब लास्ट जो है ना इसकी 6 लाइंस रह गई हैं, हम उनको देखते हैं कि इन जो लास्ट 6 लाइंस हैं इसमें पोएट क्या कहते हैं। चलें लेट्स स्टार्ट। एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, माय नेम इज Ozymandias, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माय वर्क्स, ye mighty in despair, nothing beside remains round the decay of the colossal wreck.
boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. तो पहले हम पहली लाइन देखते हैं जिसमें कहता है and on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, king of kings, look on my works, ye mighty and despair. In these lines the traveler describes the words written on the pedestal of the statue. My name is Ozymandias, the king who ruled over even other kings. The king challenged that you would despair if you tried to do the things which I had done. अब इन लाइन्स में पोइट कहते हैं कि वो जो पेडिस्टल था उस स्टैचू का, उसके ऊपर ये अल्फाज लिखे हुए थे जी कि मेरा नाम ओज़िमैंडियस है और मैं बादशाहों का बादशाह हूँ, मैंने दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की है, मैं बहुत सारे बादशाहों का भी बादशाह था। अब देखो मेरे कामों को, मुझे पता है कि जो काम मैंने किए हैं आप वो वाले काम नहीं कर सकते, अगर आपने वो काम करने की कोशिश की तो मुझे पता है कि आपको जो है मायूसी होगी। Nothing besides remains round the decay of the colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. In this line, the poet laments on the fortune of the king. His statue is lying alone in the desert. There is nothing else in the area. The sand is stretching far away, and the statue of King Ozymandias is getting a thick layer of sand on it. पोइट कहता है जी कि मुझे अफसोस होता है उस अजीम बादशाह के ऊपर जिसने दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की है। आज ना तो वो मौजूद है, ना ही उसका मुजस्मा मौजूद है, और उसका वो जो मुजस्मा था इस वक्त इस सहरा के अंदर अकेला पड़ा हुआ है और इसके ऊपर रेत पड़ी जा रही है, और एक दिन आएगा कि वो सारा मुजस्मा जो है, वो जो स्टैचू है, उसके अंदर दब के रह जाएगा। यहाँ पे हमें सबक मिलता है कि ये दुनिया जो है वो मॉर्टल है। दुनिया में कोई चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है। दुनिया में जितने भी अजीम हुक्मरान या इंसान गुजरे हैं, एक न एक दिन वो इस दुनिया से चले गए हैं। ये स्टूडेंट्स एक दफ़ा हम इस पोएम की समरी को देख लेते हैं कि इस पोएम के अंदर क्या था। एक्चुअली ये जो पोएम है ओज़िमैंडियस, ये ओज़िमैंडियस एक जो इजिप्ट का फ़ैरो था, किंग था, उसके बारे में लिखी गई है, उसके स्टैचू के बारे में लिखी गई है। इस पोएम में पी.बी. शैली जो है वो कहते हैं कि एक स्पीकर को ट्रैवलर आके मिलता है, वो उसे कहता है जी कि मैंने एक स्टैचू देखा है जो कि सहरा के अंदर पड़ा हुआ है, उसकी टांगें जो हैं इस वक्त मौजूद हैं और उसका जो चेहरा है वो सहरा के अंदर आधा दबा हुआ है, और उसका जो ट्रंक है वो उसका जो जिस्म है वो मौजूद नहीं है, और उस चेहरे के ऊपर उसके खदो खाल जो है वो ख़राब हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर एरोगेंस अभी भी नुमाया है। और मैं दाद देता हूँ उस स्कल्प्टर को जिसने इस स्टैचू को बनाया था कि उसने उन एक्सप्रेशंस को, उस किंग के एक्सप्रेशंस को देखा हुआ था और उन्हीं एक्सप्रेशंस को उसने जाके इस मुजस्मे के ऊपर बना दिया, उसकी अच्छे तरीके से डिपिक्शन की। उसके बाद बताया जाता है जी कि वो जो स्टैचू है उसके पेडिस्टल के ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, माई नेम इज़ ओज़िमैंडियस किंग ऑफ किंग, कि मेरा नाम ओज़िमैंडियस है और मैं बादशाहों का बादशाह था। लेकिन आज वो बादशाहों का बादशाह जिसने अपना एक अजीम मुजस्मा भी बनाया था, वो भी जो है वो रेत के अंदर दबा जा रहा है, और जहाँ पे वो मुजस्मा पड़ा है उसके आसपास दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, आप मोर लेसन्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय।